हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग SBRT का टेस्ट डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का। ठीक है, 1 से 25। और सर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप तुम लोग पेपर अच्छे से करा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टू एंड्स, एक सेकेंड, द टू एंड्स ऑफ अ मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड। द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड इज फाउंड टू बी 4 जूल पर सेकेंड। रेट ऑफ हीट फ्लो बता दिया है। इफ द एंड्स आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 210 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी। अच्छा, उसने क्या किया है कि पहले एक टेम्परेचर मेंटेन किया है, फिर बाद में उन्हीं रॉड्स के एंड पर दूसरा टेम्परेचर कर दिया। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है यार, हीट करंट का रेशियो निकालना है। तो I1/I2 किसके बराबर हो जाएगा? I1/I2 हो जाएगा KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा एक्स क्या होता है? रॉड की लेंथ होती है। और नीचे क्या हो जाएगा? K। अब एरिया देखो सेम होगा, K भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, लेंथ भी सेम होगा, बस उसने टेम्परेचर का डिफरेंस चेंज कर दिया है। ठीक है, और देख लेते हैं फिर क्या हो जाएगा। तो ये डेल्टा थीटा 1 कर लो, इसको डेल्टा थीटा 2 कर लो, क्योंकि उसने टेम्परेचर में ही बस चेंज किया और कहीं कुछ चेंज नहीं किया है, अपॉन डेल्टा एक्स। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, के कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रॉड का डायमेंशन तो पूरा सेम ही है, मटेरियल भी सेम है। रेशियो आ जाएगा डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा थीटा 2 के बराबर। ठीक है, तो डेल्टा थीटा 1 डिवाइड बाई डेल्टा थीटा 2। अब देख लेते हैं यार ये कितना आ रहा है। तो एक चीज ध्यान से देखो, डेल्टा थीटा कितना आ रहा है। पहले उसने क्या क्या मेंटेन किया? 100 से 110, मतलब डिफरेंस कितना होगा टेम्परेचर का यार? 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो डेल्टा थीटा 1 कितना है? 10 डिग्री। और डेल्टा थीटा 2 कितना हो जाएगा? तो यार 200 से 210 में, इसमें भी तो डिफरेंस 10 का ही है, मतलब 10/10, ये तो 1 आ जाएगा। तो फिर I1/I2 अगर 1 आ गया है, इसका मतलब है कि I1 किसके बराबर हो जाएगा? I2 के। तो I1/I2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 4 जूल पर सेकेंड था, बाद में भी 4 जूल पर सेकेंड रहेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड, द हीट इज फ्लोइंग through two cylinder rods of same material. The diameter of the rods are in the ratio 1:2. diameter का रेशियो दे दिया, and their lengths are in ratio 2:1. लेंथ का रेशियो दे दिया है। If the temperature difference between their ends is same, अच्छा टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, the ratio of rate of flow of heat through them will be। अच्छा, फिर से वही सीधा सीधा फॉर्मूला निकालना है। I1/I2 ये किसके बराबर हो जाएगा? K सेम रहेगा, लेकिन एरिया इस बार बदल जाएगा। ठीक है, उसने रॉड के जो डायमेंशन है उसका रेडियस बदल दिया, डायमीटर बदल दिया है। तो KA1 डेल्टा थीटा 1, और इसको डेल्टा थीटा ही रहने देते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस वो चेंज नहीं कर रहा है, तो 1-2 नहीं करते। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स 1, और नीचे हो जाएगा KA2 इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स 2। ठीक है, K से K कैंसिल हो जाएगा, A1/A2 कितना बन जाएगा, और डेल्टा थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो K से K कैंसिल, डेल्टा थीटा कैंसिल। अब क्या आएगा? A1/A2 मतलब पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई पाई R2 स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा, ये चीज ऊपर चली जाएगी, डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1। ठीक है, अब देखो सारी चीजों के हम लोग को रेशियो दिए गए हैं। डेल्टा x1 अपॉन x2, उसने लेंथ का रेशियो कितना दिया है? डेल्टा x1 अपॉन x2, ये कितना हो जाएगा? रेशियोज आर इन लेंथ 2:1। ठीक है, तो डेल्टा x2 अपॉन x1 अगर लिखना होगा तो इसको पलट के लिखोगे, कितना लिख दोगे? 1:2 लिख दोगे, 1/2। दूसरी बात, जो रेडियस का रेशियो होता है वही डायमीटर का रेशियो होता है। डायमीटर का रेशियो उसने हम लोग को कितना दे दिया? 1:2। तो रेडियस का रेशियो भी सेम होगा, तो 1/2 का ये होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, 1:8, सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा 1:8। नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड, अ मेटल प्लेट 4 मिलीमीटर थिक has a temperature difference of 32 degree centigrade between its faces. It transmits 200 kilocalorie of heat per hour। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। थ्रू एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज। तो फिर से फॉर्मूला बेस्ड ही है, बस कुछ कन्वर्जन करने पड़ेंगे यहाँ पर तुम्हें। तो I इक्वल हो जाएगा किसके? KA
डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स के, और के की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो देखो क्या क्या पहले रखना पड़ेगा। हीट करंट उसने कितना दिया है, 200 किलो कैलोरी पर आवर, तो इसको पहले रख देते हैं 200 किलो कैलोरी मतलब 10 पावर 3, और कैलोरी को भी हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जूल में। एक 4.2 और मल्टीप्लाई होगा कन्वर्जन के लिए, पर आवर में है, इसका मतलब सेकंड में लिखने के लिए क्या करोगे, 60 मिनट्स इंटू 60, ठीक है, आर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे इधर क्या रखना है, के तो निकालना है हम लोग को, एरिया उसने दिया हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब तुम वैल्यू पुट कर सकते हो। डेल्टा थीटा भी उसने दिया हुआ 32, ठीक है। डेल्टा एक्स 4 मिलीमीटर है, तो यूनिट कन्वर्जन बस करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है, बाकी वैल्यूज देखो सिंपल है, बस मैंने ये वाली इसलिए बता दी ताकि तुम एसआई में कन्वर्ट कर लो। तो जब इसको कन्वर्ट करके रख दोगे सारी वैल्यूज, मल्टीप्लाई करके आंसर तो तुम निकाल लोगे। तो मैं बस आंसर टिक कर दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, बाकी मल्टीप्लिकेशन तुम लोग कर लेना, ठीक है, सारी चीजें, बस वो एरिया कन्वर्ट कर लेना, 10 पावर -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। दूसरी बात क्या कहते हैं, वो मिलीमीटर में, तो 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ, फॉर कुकिंग द फूड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूटेंसिल्स इज मोस्ट सुटेबल। अच्छा, तो कैसा यूटेंसिल सबसे ज्यादा सुटेबल होगा यार, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी। देखो तुम ये चाहते हो कि लो स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि यार उसको गर्म करने में बहुत समय नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत जल्दी उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। दूसरी बात, हीट मतलब कम देनी पड़ेगी टेम्परेचर राइज के लिए, और हाई कंडक्टिविटी इसलिए होनी चाहिए ताकि तुम्हारे फूड को जल्दी जल्दी क्या कहते हैं, हीट पहुंचे। तो कंडक्टिविटी लो होगी तो फूड को हीट नहीं पहुंचेगी, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिफ्थ, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, हीट करंट पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन से समझ आ रहा है यहाँ पर। तो क्या करोगे, के डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स होता है, तो डी क्यू बाई डी टी ऑप्शन मैच कर लेते, कौन सा होगा, के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट इसका, फिफ्थ का फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है, हीट करंट की वैल्यू पूछी गई है। सिक्स्थ, अ बॉडी ऑफ लेंथ 1 मीटर having cross section area 0.7 meter square has a heat flow through it at rate of 6000 joule per second, then find the temperature difference if k is equals to 200, ठीक है। अच्छा, तो यार फिर से वही वाली बात है कि हीट करंट पूछा गया है, ठीक है, और मतलब टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, बट फॉर्मूला वही लगना है। तो आई की वैल्यू कितनी आती है, के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। देख लो क्या क्या गिवन है। पहली बात तो हीट करंट कितना है, 6000 जूल पर सेकेंड, ये चीज़ गिवन है, के गिवन है यहाँ पर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.75 मीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है। डेल्टा थीटा तो चलो हम लोग को फाइंड करना है, और डेल्टा एक्स तो उसने बॉडी ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 भी दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो यार वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसलिए इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैथमेटिकली पूरा, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, सब कुछ गिवन है वहाँ पर, ठीक है। आंसर बता देते हैं इसका आंसर आ जाएगा, सिक्स्थ का जो आंसर है हम लोग के पास वो है सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट पर चलते हैं, सेवेंथ, एजर्शन रीजन, ठीक है। एजर्शन देखते हैं क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल इज सेम वॉट एवर बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। सबको ये बात पता है कि एक्सिस चेंज होगी तो उससे मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है, तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हो ही जाता है। नेक्स्ट क्या है, रीजन में क्या बोला गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। सही बात है बिल्कुल कि मास पर भी डिपेंड करता है, और मास है कहां पर, इस पर भी डिपेंड करता है। तो रीजन करेक्ट है, एजर्शन रॉन्ग है, तो इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा, इफ एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक, सेवेंथ का फोर्थ ऑप्शन। एर्थ पर चलते हैं, इट इज हॉटर फॉर द सेम डिस्टेंस ओवर द टॉप ऑफ फायर देन इट इज इन द साइड ऑफ इट मेनली बिकॉज ऑफ। तो ये किस वजह से होता है, एक्चुअली फायर है, मान लो जैसे यहाँ पर कोई फ्लेम है, जैसी भी फायर हो,
तो फायर होगी अगर तो यहाँ आसपास की हवा गर्म होगी, और वो जो हवा गर्म होगी तो वो हमेशा उस कहाँ पर जाएगी, वो ऊपर जाती, ठीक है। जब वो हीट होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, लेस डेंस चीज़ें ऊपर जाती हैं, तो वो जो हवा होगी वो ऊपर जाएगी, हीट को साथ में लेके जाएगी। तो हमेशा जो ऊपर होता है वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है फायर में, और ये होता क्यों है, कन्वेक्शन की वजह से, क्योंकि जब मटेरियल मीडियम खुद मूव करे, हवा खुद मूव कर रही है, इसका मतलब है कि कन्वेक्शन हो रहा है वहाँ पर। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, कन्वेक्शन टेक्स मोर हीट अपवर्ड्स, ऊपर जाती है हीट, ठीक है, हवा साइडवेज नहीं चलेगी। तो एर्थ का थर्ड ऑप्शन। नाइन्थ, इन अ क्लोज्ड रूम हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाई, तो यहाँ पे भी वही बात है, कुछ कंडक्शन के लिए कोई सॉलिड तो है नहीं, सिर्फ हीट ट्रांसफर होता कैसे है, यहाँ पर सिर्फ जो हवा होती है अंदर वो गर्म होती है, ठीक है, इधर उधर मूव करती है, हीट का ट्रांसफर उसी के थ्रू होता है। तो मेनली वहाँ जो चल रहा होता है वो कन्वेक्शन चल रहा होता है, ठीक है। नाइन्थ का सेकेंड पार्ट हो जाएगा, क्योंकि बंद कमरे में सिर्फ हवा के मूवमेंट के थ्रू ही हम लोग हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो फिर कन्वेक्शन होता है। चलो 10th पे फोकस करते हैं। क्या कह रहा है, द फ्रीजर इन अ रेफ्रिजरेटर लोकेटेड एट द टॉप सेक्शन सो दैट, फ्रीज़र को टॉप पे क्यों रखते हैं, क्योंकि जब अगर फ्रीज़र है सबसे ज़्यादा तो फ्रीज़र कूल होता है, और जब कूल होगी कोई चीज़ तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है तो डेंसिटी बढ़ती है, और जो हाई डेंसिटी की चीज़ें होती हैं वो हमेशा नीचे मूव करती हैं। तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम वो ठंडी हवा जाएगी और पूरा का पूरा फ्रिज जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ऊपर रखते हैं फ्रीज़र को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द एंटायर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज कूल्ड क्विकली ड्यू टू कन्वेक्शन, ये बात इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्शन से कूल हो रहा है, ठीक। 10th का फर्स्ट पार्ट कि हवा खुद मूव करेगी, ठंडी हवा नीचे मूव करेगी, और जब मटेरियल मूव करे तो उसे कन्वेक्शन बोलते हैं। 11th, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग the rate of cooling of a body is proportional to delta theta power n, where delta theta is the difference of the temperature of the body and the surrounding and n is equal to, तो ये तो सीधा सीधा न्यूटन्स लॉ पे पूछा गया है, तो पता है हम लोग को कि फर्स्ट पावर होगी इसकी, ठीक है, 1 पावर के बराबर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, टेम्परेचर डिफरेंस पावर 1। 12th, a cane is taken out from refrigerator at 0 degree centigrade, द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25 है, और साथ में क्या बोल रहा है, इफ T1 इज द टाइम टेकन टू हीट फ्रॉम 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 इज द टाइम टेकन फ्रॉम 10 डिग्री टू 15 डिग्री। अच्छा, 0 पे से जब स्टार्ट करेंगे और 25 तक जाना है तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 डिग्री, ठीक है। एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर का डिफरेंस लेते हैं ना, कि सराउंडिंग और तुम्हारी बॉडी के बीच टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है, तो 0 जब रहोगे और 25 सराउंडिंग का टेम्परेचर है तो जो डिफरेंस आएगा वो तो 25 का आएगा। लेकिन जब 10 डिग्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट करना तो क्या होगा, तब 10 डिग्री से 25 डिग्री का जो डिफरेंस होगा, मतलब रूम का या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी से, वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जब डिफरेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, रेट घट जाएगा, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। तो यहाँ पर रेट कम होगा, ऊपर ज़्यादा होगा 0 वाले में, 0 में उसमें कौन सा टाइम दिया गया, T1, ठीक है। तो T1 बड़ा होगा, नहीं T1 जल्दी हो जाएगा, T2 लेट होगा, ठीक है। तो T1 छोटा होगा और T2 बड़ा होगा। समझ आई ना बात, मैं फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। ये है T1 टाइम वाला, ये T2 टाइम वाला। अब हीटिंग जो हो गई होगी स्लो हो गई होगी, तो इसलिए T2 टाइम ज़्यादा लेगा कंपेयर टू T1, ठीक। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13th, two identical metal balls at temperature 200 degree centigrade and 400 degree centigrade kept in air at 27 degree centigrade। अच्छा, ये लोग एयर में रखे हैं और इनका टेम्परेचर दिया हुआ है, तो द रेशियो ऑफ नेट हीट लॉस बाय दीज बॉडीज इज, तो हम लोग को क्या निकालना है कि नेट हीट लॉस कितना होगा। अच्छा, हीट लॉस होगा क्यों, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो हीट लॉस तो होना ही चाहिए। और हम लोग वो निकालेंगे कैसे, तो जो रेडिएशन हम लोग देंगे, ठीक है, मतलब ये बॉडी जो रेडिएट करेगी माइनस जो भी ये एब्जॉर्ब करेगी, तो ये एब्जॉर्ब कम करेगी, रेडिएट ज़्यादा करेगी, और रेडिएटेड जो होगा माइनस जो एब्जॉर्ब
वो हम लोग का नेट हीट फ्लो बाहर आ जाएगा, ठीक है, कि कितना हीट इसने बाहर दिया है। मान लो इसने रेडिएट 100 कर दिया, इसने एब्जॉर्ब 20 किया, तो 80 का बाहर नेट हीट फ्लो हो गया, तो यही लिखना है। और रेडिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, सिग्मा ई ए टी पावर 4, जहां पे टी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है, और एब्जॉर्ब का क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा, वैसे तो ए लिखना चाहिए, स्मॉल ए एब्जॉर्प्टिव पावर, बट ई और ए सेम होते हैं तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली ई पुट कर देंगे, सिग्मा ई ए, लेकिन टेम्परेचर किसका होता है, सराउंडिंग का, टी नॉट पावर 4। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो नेट हीट फ्लो होगा। अब देखो दोनों में सिग्मा ई ए तो कॉमन रहेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं दोनों का रेशियो ऑफ हीट लॉस, ठीक है। तो पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा ई ए, अब वो आइडेंटिकल है तो सारी चीजें तो सेम होंगी, खाली टेम्परेचर डिफरेंट है, तो T1 पावर 4 माइनस T0 पावर 4 डिवाइड बाई सिग्मा ई ए T2 पावर 4 माइनस T0 पावर 4। अब देखो सारी चीजें ये तो कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ T1 T2 हम लोग को लिखना है, T0 तीनों चीजें दी गई है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ जो नेट हीट लॉस होगा वो इससे निकल आएगा, यही रेशियो आएगा। और हम लोग को सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू सेंटीग्रेड में दी गई है, हम लोग को केल्विन में कन्वर्ट करके पुट करना पड़ेगा, बस इतना करना पड़ेगा। तो 273 ऐड करके इसमें जब पुट करोगे और ये रेशियो निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट 4th पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब तुम डिवाइड करोगे ये क्या कहते हैं इन दोनों को, तो फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो 14th पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। तो 14th क्या कह रहा है, 2 spheres made of same material have radii in the ratio 1:2, both are at same temperature, ratio of heat radiation energy emitted per second by them। फिर से हीट का रेशियो पूछा है पर सेकेंड का, तो U1 बाई U2 कितना हो जाता है, सिग्मा ई ए T1 पावर 4, और उनका टेम्परेचर क्या कहते हैं, सेम है, तो T1 T2 नहीं करते हैं, T पावर 4 डिवाइड बाई सिग्मा ई ए T पावर 4। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, उनका रेडियस चेंज हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ एरिया में फर्क आएगा, इसको A1 A2 कर लेते हैं, बाकी चीज़ें कैंसिल कर देते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा A1 बाई A2, इसका मतलब है पाई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। तो R1 बाई R2 हम लोग को कितना दिया, 1/2, तो आंसर इसका हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, 1:4 आंसर आ जाएगा। 14th का 3rd पार्ट हो जाएगा। अब 15th पर चलते हैं। स्फेरिकल ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी बोला है मतलब एमिसिविटी 1 हो गई होगी, विद अ रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर रेडिएट्स 450 वॉट पावर एट 500 केल्विन। इफ द रेडियस वर हाफ्ड, ठीक है, इन केस हम लोग रेडियस को हाफ कर दें एंड द टेम्परेचर डबल्ड, टेम्परेचर को डबल कर दें, द पावर रेडिएटेड इन वॉट वुड बी। तो U1 बाई U2 हम लोग को निकालना है, पावर कितनी आएगी, सिग्मा ई तो लिखने की जरूरत है नहीं, ब्लैक बॉडी है, सिग्मा ए T1 पावर 4, और रेडियस और टेम्परेचर में चेंज किया गया तो इसको A1 कर लेते हैं, डिवाइड बाई सिग्मा A2 T2 पावर 4, क्योंकि यही दोनों चीज़ें चेंज होंगी, सिग्मा सिग्मा तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा A1 T1 पावर 4 डिवाइड बाई A2 T2 पावर 4। तो A1 अब उसने क्या क्या दिया है हम लोगों को, एरिया, रेडियस हाफ कर दिया है, तो रेडियस हाफ करने का मतलब है 4 पाई आर स्क्वायर पहले रहा होगा, बाद में हो जाएगा 4 पाई आर बाई 2 का स्क्वायर। और टेम्परेचर क्या कर दिया गया है, टेम्परेचर डबल कर दिया गया, तो पहले अगर T रहा होगा T पावर 4 तो बाद में हो जाएगा 2T होल पावर 4, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, U1 बाई U2, तो U1 उसने हम लोग को कितना दिया 450, ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं बाकी चीज़ों को, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका एक 4 ऊपर चला जाएगा तो उसको ऊपर भेज देते हैं, आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कॉमन होकर कैंसिल, T पावर 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 2 पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यार एक ये भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/4 इस साइड का, और ये किसके बराबर है 450 के, तो U1 बाई U2, ठीक है। तो U2 यहाँ से कितना हो जाएगा 4, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 450, ठीक है। तो 4 इंटू 450 कितना हो जाएगा 1800, 15th का 4th आ जाएगा 1800।
तो 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्टिकुलर स्टार एज्यूमिंग इट एज अ ब्लैक बॉडी has a surface temperature of about 5 into 10 power 4 Kelvin. The wavelength in nanometer at which its radiation becomes maximum is. तो मैक्सिमम रेडिएशन का तो सीधा सीधा हम लोग को फॉर्मूला पता होता है, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू बी. ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछा गया, वेवलेंथ पूछी गई है. तो लैम्डा एम की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन टी. बी की वैल्यू भी हम लोग को दी गई है. ठीक है, टेम्परेचर भी दिया गया, सिंपल डिवीजन है तो तुम लोग इसको डिवाइड कर लेना. अब मैं रिजल्ट नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो 16 का आंसर क्या आ जाएगा, 16 का आंसर आ जाएगा 58. ठीक है, सीधे सीधे लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू बी. ठीक, तो डिवीजन करना है, आगे का काम तुम्हारा है. 17th, द मैक्सिमम एनर्जी इन थर्मल रेडिएशन फ्रॉम अ सोर्स अकर्स एट वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम. द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज. तो ये क्या आ जाएगा, फिर से वीन्स डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है. लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू बी और हम लोग को निकालना है इफेक्टिव टेम्परेचर. तो टी की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन लैम्डा एम. वेवलेंथ हम लोग को दी गई है और हम लोग को बी की वैल्यू भी पता होती है. ठीक है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट वाले कांस्टेंट की. तो फिर हम लोग उसकी वैल्यू पुट करके इसका भी आंसर सिंपली डिवाइड करके निकाल लेना तुम लोग. तो 17th का आंसर क्या हो जाएगा, बस उसको मैं टिक कर दे रहा हूँ. 17th का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सिंपल डिवीजन है, बस दोनों नंबर को डिवाइड कर देना. तो 17th का फर्स्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं. 18th, अ ब्लैक बॉडी इज एट टेम्परेचर ऑफ 5760 Kelvin. द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1. ठीक है, 250 पे U1 की एनर्जी एमिट होती है. एट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज U2. ठीक है, 500 पे U2 होती है एंड दैट एट 1000 नैनोमीटर इज U3. वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अच्छा, कुछ रिलेशन पूछे गए हैं. तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि इसमें देखो कंपैरिजन हो रहा है कि एनर्जी कब ज़्यादा होगी कब कम होगी. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू बी से लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे. क्योंकि क्या होगा, जो लैम्डा मैक्सिमम होगा उसी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, तो जैसे जो वेवलेंथ एकदम यहाँ पर आएगी लैम्डा एम वाली, ठीक, और वहीं पर एनर्जी हम लोग को मैक्सिमम मिल जाएगी. ठीक है, तो हम लोग लैम्डा एम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा बी अपॉन टी से. बी की वैल्यू उसने कितनी दी हुई हम लोग को, 2.88 इंटू 10 पावर 6 नैनोमीटर में ही अपना आंसर आ जाएगा. कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है. टेम्परेचर अपना है कितना, 5760. जब तुम लोग इसको डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू मैं तुम्हें दे रहा हूँ कितनी आएगी. ठीक है, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये 500 नैनोमीटर आएगी. कंसेप्ट समझ लो सवाल का, कैलकुलेशन तो खुद कर लेना. 500 नैनोमीटर आएगी. इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू कितनी है, 500 नैनोमीटर. इसके पास जो एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी. इसके अगल बगल वाले जितने भी वेवलेंथ्स होंगे, जो इससे छोटे या जो इससे बड़े, उनकी एनर्जीज इससे कम होगी. तो देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला कौन है. U2 सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि देखो वो 500 नैनोमीटर वाला है. ठीक है, उसके अलावा बाकी लोग कम होंगे. तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, U2 इज ग्रेटर देन U1. ठीक है, U2 सबसे ज़्यादा होगा तो किसी से भी वो ग्रेटर तो होने ही वाला है. चाहे कम वाले हो चाहे ज़्यादा वेवलेंथ वाले हो, उनकी एनर्जीज कम होगी. पीक वहाँ पर नहीं आता है. ठीक, 18th का फोर्थ पार्ट हो जाएगा. 19th, consider a collection of large number of particles each with speed v. The direction of velocity is randomly distributed in the collection. What is the magnitude of relative velocity between a pairs in the collection. तो relative velocity का magnitude क्या हो जाएगा. तो इसको, इस रिजल्ट को निकालने की ज़रूरत नहीं है. ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, ये अच्छी बात है. इसको सीधा सीधा याद कर लेना. ये रिजल्ट जो आता है 4v अपॉन पाई आता है. तो कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाए तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए 4v अपॉन पाई. ठीक, 19 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. 20, इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर सेम क्वांटिटीज. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है. तो एजर्शन तो पढ़ते ही गलत हो गया. रीजन, इनर्शिया रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. ये बात ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर भी हो सकता था कि वहाँ लिखा होता अगर अपोज इट्स क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. बट तुम्हें बात समझ आ रही होगी कि वो जैसी है वैसी रहना चाहती है, उस चीज़ का वो अपोज करती चेंज का. तो फिर रीज़न सही हो जाएगा. तो 20 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इफ़ अजर्शन फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू.
फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 20 का फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं, 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, अ 15 ग्राम मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल एट अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द गैस सो दैट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डबल्ड। तो हम लोग को ये बताना है कि हम लोग कितनी हीट उसे और दे दे कि उसकी VRMS डबल हो जाए। अच्छा, VRMS होता कितना है, VRMS आता है √3RT/m। ठीक है, तो और अगर हम लोग को इसको डबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसने बोला है कि हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर जो चेंज होगा तो कितना टेम्परेचर यहाँ रख दिया जाए कि इस वैल्यू का डबल आ जाए। तो खुद ही देख लो, अगर हम लोग T की जगह 4T रख देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर 4T अगर हो जाता है तो 4 जब बाहर आएगा रूट से तो क्या बन जाएगा 2, और अंदर वही पुराना वाला VRMS लिखा होगा √3RT/m, ये आ जाएगा नया वाला V'। इसका मतलब अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया जाए तो VRMS डबल हो जाता है पहले वाले का। तो अगर टेम्परेचर हम लोग 4 टाइम्स करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी हीट देनी है। तो Q इज इक्वल्स टू क्लोज्ड वेसल में हो रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम NCV डेल्टा T, और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो वो कैसे आएगा, मास अपॉन मोलर मास, मतलब 28। CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5R/2 नाइट्रोजन के लिए, और डेल्टा T कितना हो जाएगा 4T माइनस, इनिशियली T टेम्परेचर था, बाद में 4 टाइम्स हो गया तो 4T माइनस T, तो NCV डेल्टा T, और T की वैल्यू तुम लोग यहाँ से पुट कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर 27 डिग्री है, ये 3T आ जाएगा, मतलब अब वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। ठीक है, R की वैल्यू पुट करनी है और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है। तो अब आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, बाकी तुम कैलकुलेट खुद कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर देना, R की वैल्यू, जो भी हीट आ जाएगी वो आंसर होगा। मैं आंसर टिक कर दे रहा हूँ, 21 का आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, 10 किलो जूल। ठीक है, 21 का फर्स्ट पार्ट 10 किलो जूल। खाली हम लोग को ये निकालना था कि टेम्परेचर कितना कर दें कि डबल हो जाए VRMS। 22 2 kg of monoatomic gas is at a pressure of 4 × 10⁴ Newton per meter square. The density of gas is 8 kilogram. What is the order of energy of the gas due to its thermal motion? ठीक है, तो जो order of energy आता है, हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं, तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 P × V। P तो हम लोग को गिवन है, वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो 3/2, और P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 4 × 10⁴, और वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया है 2 kg, डेंसिटी कितनी दी है 8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 4 2 × 8 और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 1.5 × 10⁴, तो ऑर्डर अपना कितना आ गया 10⁴ के ऑर्डर का आ गया, तो 10⁴ फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, 22 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, n moles of an ideal gas undergoes a process A to B as shown in the figure. The maximum temperature of the gas during the process will be. अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है। अब देखो, इसका एक तरीका तो सीधे ये हो सकता है कि हम लोग इस लाइन की इक्वेशन को निकालें y = mx + c से कंपेयर करने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करके वहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकालें, वॉल्यूम की वैल्यू निकालने के बाद फिर से इक्वेशन में पुट करें, प्रेशर की वैल्यू निकालें, और इसके बाद फिर PV = nRT में रख के मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें। और इस तरह से अगर निकालेंगे तो फिर नीट में एक ही सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वो तरीका नहीं करेंगे, मैं आज तुम्हें एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, आगे से इसका ध्यान रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि PV कर्व दिया और वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है और तुमसे पूछा गया कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, तो हमेशा मैक्सिमम टेम्परेचर एकदम मिड वाले पॉइंट पर आता है। ठीक है, इस वाली बात को याद रखना, वरना सोल्यूशन तो बहुत बड़ा हो जाएगा 4-5 स्टेप का। तो यार मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट मतलब इसका भी मिड पॉइंट और इस वाले का मिड पॉइंट, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 2P0 + P0 का जो एवरेज या मिड पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा 2P0 + P0 / 2, इन दोनों के बीच वाला पॉइंट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3P0/2। ठीक है, और साथ में यहां पर अगर V में निकालेंगे तो सेम चीज आ जाएगी V0 + 2V0
बाई 2 मतलब कि 3v0/2, ठीक है। और अब इन वैल्यू को रख दो तो तुम्हें टेम्परेचर की वैल्यूज मिल जाएगी, तो डायरेक्ट एक स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा। अब PV इज इक्वल्स टू nRT में रख देते हैं। अगर हम लोग ये चीज नहीं करते, ये चीज नहीं पता होगी, तो हम लोग यही चीजें निकालेंगे, वैल्यूज यही आएंगी, लेकिन 3 स्टेप से वैल्यू आएगी, 3 स्टेप करने के बाद आएगी ये वैल्यू। बट डायरेक्टली याद रखना आपसे। तो प्रेशर कितना आ गया अपना 3P0/2, वॉल्यूम कौन सा लेंगे मैक्सिमम के लिए, ठीक है, 3V0/2, और ये हो जाएगा nRT। तो यहां से टेम्परेचर कितना आ जाएगा 3P0, तो ये 9P0V0 डिवाइड बाई 4 nR, ये टेम्परेचर आ जाएगा मैक्सिमम वाला, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जब भी स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा तो तुम्हें मिड पॉइंट से आंसर ये निकाल लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट 2 टेम्परेचर्स T1 एंड T2, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस इज करेक्ट। तो PV कर्व दिया हम लोग को, और हम लोग को ये बताना है कि टेम्परेचर किस कर्व का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे अपनी इक्वेशन यूज कर लेंगे, PV इज इक्वल्स टू nRT, और जिसका T ज़्यादा होगा उसका PV भी तो ज़्यादा होगा, ये वाला टर्म T की वजह से बढ़ जाएगा तो उसके PV को भी बढ़ना पड़ेगा। तो जिस भी ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगा वो वाला ग्राफ हाइयर टेम्परेचर पर होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से चलो एक लाइन अगर ले लें, तो तुम्हें पता है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर तो सेम ही है दोनों ग्राफ में, लेकिन यहाँ पर इस वाले ग्राफ में वॉल्यूम को कुछ V1 बोल देते हैं, इसमें कुछ V2 बोल देते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि V2 बड़ा है, इसका मतलब सेम प्रेशर पर हमें इसमें ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, ज्यादा वॉल्यूम मतलब P इंटू V2 की वैल्यू इस पॉइंट पर ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये जो T2 वाला कर्व है ये हाइयर टेम्परेचर का कर्व है, तो T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हाइयर टेम्परेचर का कर्व है। 25th पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, और ग्राफ किसके किसके बीच में है, V/T और 1/V के बीच में। तो चलो निकालते हैं रिलेशन। PV इज इक्वल्स टू होता है nRT, V/T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nR/P। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, उसने बोला है कि प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये चीज कांस्टेंट हो गई है, और ये दोनों तो वैसे भी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, N और R तो कांस्टेंट ही रहेंगे। इसका मतलब है V/T तो फिक्स हो गया है, और अगर V/T कांस्टेंट है तो वो फिर किसी चीज के साथ वेरी नहीं करेगा। अब चाहे ग्राफ में 1/V होता, कुछ भी चीज लिखी होती, वो तो कांस्टेंट हो गया है, और एक कांस्टेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसी हॉरिजॉन्टल आती है, तो 25th का फर्स्ट हो जाएगा, उसकी वैल्यू बिल्कुल भी बदलेगी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फिर चलो डिस्कशन हो गया है, 1 to 25 समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने काफ़ी कैलकुलेशन छोड़ दिए तुम लोग को, लेकिन कंसेप्ट बेसिक सारे बता दिए, तो आई होप सब समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, फिर चलो चलते हैं, ठीक है, बाय। हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं 26 to 50 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 2 स्टार of mass M1 and M2 are part of a binary system. The radii their orbit R1 and R2 respectively measured from the center of mass of the system. The magnitude of gravitational force M1 exert on M2. तो यहाँ पर क्वेश्चन में बाइनरी सिस्टम के लिए है। तो बाइनरी सिस्टम में दो मास है M1 और M2, और सेंटर ऑफ मास से उनके रेडियस दे रखी है R1 और R2। तो हमें क्वेश्चन में बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स M1 जो है M2 पे कितना लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स M1 जो है वो M2 पे कितना लगाएगा। तो मान लेते हैं कि एक मास M1 ले लिया और एक मास M2 ले लिया। जो M1 की यहाँ पर जो M1 की रेडियस है, जो M1 की रेडियस मान लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं यहाँ पर, और इसका जो रेडियस है ये इसका ऑर्बिट हो गया, और जो M2 है उसकी ऑर्बिट ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन में M1 की दूरी सेंटर ऑफ मास से R1 है और M2 की सेंटर ऑफ मास से दूरी R2 है। ये हमारी बाइनरी सिस्टम में दो मास का सर्कुलर ऑर्बिट बना है। ये M1 का सर्कुलर ऑर्बिट, ये M2 की सर्कुलर ऑर्बिट, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है।
और जो R1 है वो सेंटर ऑफ मास से दूरी है M1 की, और जो M2 की दूरी है सेंटर ऑफ मास से वो R2 है। तो M1 और M2 के बीच की दूरी हो गई R1 प्लस R2। हमें फोर्स बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स M1 जो है M2 पे जो लगाएगा उसका फोर्स। तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F इक्वल टू G, मास हो गया M1 M2 और डिवाइडेड बाय दूरी। अब इन दोनों मास के बीच की दूरी देखो, ये R1 और यहां से यहां तक R2, तो दोनों दूरी जुड़ जाएगी R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो G M1 M2 अपान R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जो दूरी आएगी वो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होगा। तो आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा पहला। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें बाइनरी सिस्टम दिया हो ध्यान रखेंगे, वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 27, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। 27 में बोला गया है सिस्टम ऑफ बाइनरी स्टार ऑफ मास Ma and Mb are moving in circular orbit of radii Ra and Rb respectively if Ta and Tb are the time period of mass Ma and Mb respectively, then हमको टाइम पीरियड बताना है। तो बाइनरी सिस्टम फिर से वही क्वेश्चन है। बाइनरी सिस्टम में दो मास है Ma और Mb और वो जो है सर्कुलर ऑर्बिट Ra और Rb में घूम रहे हैं। तो अगर Ta और Tb उनका टाइम पीरियड है तो हमको बताना है क्वेश्चन में टाइम पीरियड क्या होगा। तो जल्दी से इसका आंसर पहले आप बताएं। देखो अभी हम लोगों ने जो फोर्स निकाला था, जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, G Ma। अब यहाँ पर मास A है और B है, तो Ma इंटू MB अपान, अब इस दूरी क्या पर है Ra और Rb का होल का ये फोर्स होगा। इनके बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू ये होगी, और यही फोर्स किसके बराबर होगा, सेंटीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर या mb स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर mr ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो मास ऑफ A Ra ओमेगा A का स्क्वायर या मार ओमेगा स्क्वायर, और यही फोर्स इस पे भी लगेगा mb Rb ओमेगा B का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहाँ पर Ma इंटू आर ए ये क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। M इंटू आर का यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ओमेगा ए की वैल्यू ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई टी बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको मालूम, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टी बी। तो टाइम पीरियड जो आएगा वो क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 होगा। तो चौथा आंसर इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और हमको मालूम है यहाँ पर जो सेंटीपिटल फोर्स होगा दोनों का वैल्यू बराबर होगा। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बराबर आता है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पर बराबर आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड T1 व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस एंड T2 व्हेन टेकन टू हाइट r अबव द अर्थ सरफेस। तो देखो टाइम पीरियड का फार्मूला अर्थ सरफेस पे होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, और ये सिंपल पेंडुलम का फार्मूला अर्थ सरफेस पे है। ये G की वैल्यू अर्थ सरफेस पे थी, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड इन्होंने बोला है T1, और T2 वो टाइम है जब उसको हाइट R एबव द अर्थ सरफेस, ये मान लेते हैं अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस से यहां पर ले गए कितनी हाइट, H इक्वल टू R पे। अब यहां पर जो है अगर ले जाए इसको सिंपल पेंडुलम को, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो G होगा, H हाइट ऊपर, ये रेडियस हो गया अर्थ की रेडियस। तो यहाँ पर जो G की वैल्यू आती है, G बराबर क्या होता है, यहाँ पर G डैश लिखते हैं, G डैश बराबर होता है G 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। अगर H हाइट ऊपर अर्थ के जाते हैं तो G की वैल्यू कम होती है, फार्मूला होता है ये वाला। अब H की वैल्यू R के बराबर है, तो ये हो गया G अपान 1 प्लस H की जगह पर R लिखेंगे, R अपान R, और इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। R से R कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा G बाई 4। यानी कि अर्थ के ऊपर जब H हाइट ऊपर जाएंगे तो जो G की वैल्यू हो जाएगी घट जाएगी, और घट के कितनी हो जाएगी, G बाई 4। अब नया टाइम पीरियड आ जाएगा T2, 2 पाई लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा,
जी में हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे जी डैश, और जी डैश की वैल्यू आ गई हमारी G/4। दोनों का रेशियो निकालना है क्वेश्चन में, T2/T1 निकालना है, ध्यान देंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो T1/T2 बराबर हो जाएगा T1/T2 बराबर 1/√2, है ना, और √4 का वैल्यू ये हो गया। तो T2/T1 की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में, तो T2/T1 इक्वल टू हो जाएगा 2:1, यानी 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 28 का आंसर आ जाएगा 4। तो हमको जी की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, अर्थ के अंदर जाते हैं तो भी घटता है, और अर्थ के ऊपर एच हाइट ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटती है। अगर ये क्वेश्चन अर्थ के अंदर होता तो फार्मूला हम लोग लगाते हैं जी डैश बराबर जी और 1 - D/R। ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं जब अर्थ के अंदर जाते हैं, सुरंग बना देते हैं, और सरफेस से डी दूरी अंदर अगर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, फार्मूला ये लगाएंगे। अगर ऊपर जाते हैं तो फार्मूला ये वाला लगाते हैं। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग और पढ़ते हैं, जी डैश बराबर जी 1 - 2H/R। ये फार्मूला तब लगाया जाता है, ये फार्मूला तब लगाना होता है जब H की वैल्यू R से बहुत कम हो, H इज वेरी लेस देन R होता है, तो हम लोग ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, ये वाला। अगर H की वैल्यू R के कंपेयर में दिया होगा तो ये फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे किस फार्मूले का यूज करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग इससे लगाते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि हाइट क्या है। अगर हाइट जो है रेडियस के कंपेयर में कम है ना, अर्थ की रेडियस मान लो 6400 किलोमीटर होती है, और हाइट जो है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दिया हो, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, नीचे वाला। लेकिन अगर हाइट की वैल्यू आर के टर्म में दिया है, R/2 R/4 ऐसा दिया है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं, मेन वाला। ये मेन फार्मूला होता है, ये उसका शॉर्ट फार्मूला होता है, और इसकी कंडीशन होती है। ये सब जगह नहीं लगता, ये हर जगह लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में बोला गया है, अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द हाइट h इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो, अर्थ के सरफेस से, ये मान लेते हैं अर्थ है, और अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट, जो हाइट है उसकी वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। और यहां पर अगर इसको ले जाएं, किसी बॉडी जिसका मास m है, इस मास को हम लोग को ले जाना है कहां पर, इस जगह पर। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो होता है वर्क डन के बराबर, और किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाते हैं तो वर्क डन होता है W बराबर mgh/1 + h/r। तो इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। अब चलिए यहां से फार्मूले को सॉल्व करते हैं। mgh मास है m, g की वैल्यू g रहने दें, h की वैल्यू क्वेश्चन में देखें h बराबर r है, तो ये r हो जाएगा, और 1 + h की जगह पर R/r, r से r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 + 1 होके 2 हो जाएगा, तो mgr/2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर mgr/2, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा 29 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। An artificial satellite moving in a circular orbit around the earth has a total kinetic energy E0। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी E0 है, इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हमको मालूम है जो सैटेलाइट होता है उसमें जो एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के निगेटिव में होती है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है या टोटल एनर्जी होती है, 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी जो है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी में निगेटिव लगाएंगे, और टोटल एनर्जी का डबल होता है। तो अब यहां से देखें, टोटल एनर्जी E0 है, टोटल एनर्जी E0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 2E0, है ना, 2E0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा थर्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स होता है टोटल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है तो माइनस का 2 टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका। और यही फार्मूला हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है G m m/2r। ठीक है ना, और जो
पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस का जी एम अपान ये हो जाता है आर, और जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस का जी एम अपान 2r। तो ये सारी एनर्जी जी एम के फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ई के नॉट के फॉर्म में, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में बोला गया इन अ प्लेनेटरी मोशन द एरियल वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लेनेट डिपेंड्स ऑन एंगुलर वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, इफ शो द करेक्ट रिलेशन फॉर एरियल वेलोसिटी। तो देखो ध्यान से, हमको मालूम है सेकेंड लॉ में कि डी ए बाई रेट ऑफ एरिया डी ए बाई डी टी वो किसके प्रोपोर्शनल होता है या बराबर होता है 1/2 एल बाई एम के, जहां पर एल जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ये प्रिंसिपल लगा है। अच्छा, यहाँ पर एल को इस तरह भी हम लोग लिखते हैं 1/2 आर इंटू बी, तो ये हमारा फार्मूला होता है मेन। अब क्वेश्चन में हमको बताना है एरियल वेलोसिटी डी ए बाई डी टी उसकी एरियल वेलोसिटी हो गई, ये क्या आ जाएगी, ये एरियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वीटी है। अब क्वेश्चन में इस आर को बदल देते हैं, है ना, और आर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आर की जगह होता है, देखो बी बराबर आर ओमेगा होता है, क्वेश्चन में आर के फॉर्म में चाहिए ओमेगा के फॉर्म में, तो बी को बदल दो, तो बी की जगह पर हम लोग आर इंटू ओमेगा लिखेंगे, तो फार्मूला बन गया 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो हमको एरियल वेलोसिटी निकालना था, एरियल वेलोसिटी मतलब डी ए बाई डी टी, तो एरियल वेलोसिटी हो गया डी ए बाई डी टी, और ये वैल्यू आ गया, तो प्रोपोर्शनलिटी में बताना था, तो डी ए बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी आर स्क्वायर ओमेगा, यानी ओमेगा आर स्क्वायर, तो ओमेगा आर स्क्वायर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और प्लेनेटरी मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये प्रिंसिपल फॉलो करता है, सेकेंड लॉ के बेस पे ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। A particle is moving with a uniform speed in a circular orbit of radius r in a central force inversely proportional to nth power of r, the period of rotation। तो देखा सर्कुलर मोशन में जब भी कोई या सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूमता है तो जो फोर्स होता है वो कितना लगता है, फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के, और रेडियस कैपिटल आर है तो इसको कैपिटल आर लिख दे, एम कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, ये फोर्स लगता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। और जो फोर्स दिया है, जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, nth पावर ऑफ आर, तो फोर्स जो है यहां पर इसको ऐसे लिखें, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर की पावर एन, और फोर्स में हम लोग ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो ऐसे फोर्स की जगह ये लिख देते हैं, ये हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर n। अब यहां से देखो ध्यान से, इस r को इधर लेते हैं आ जाए, और ओमेगा को बदल दें, m ओमेगा की जगह हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी रख दे रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू, इस r को नीचे ले आएंगे तो 1/r, और यहां पर क्या हो जाएगा n+1, ये वाला r इससे जुड़ जाएगा, इसकी पावर 1 है इसकी पावर n है, तो दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी टाइम की निकालना है क्वेश्चन में, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या आ गया आर की पावर n+1, तो बताओ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आर की पावर n+1/2, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइम पीरियड का, तो टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n+1/2 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको फोर्स जो है यहाँ पर रेडियस के प्रोपोर्शनलिटी में कोई क्वेश्चन दिया होगा तो इसको इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, जल्दी से सवाल ये निकल जाता है यहां से। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, टू सैटेलाइट ए एंड बी गो राउंड ए प्लेनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग रेडियस 4r and r respectively if the speed of satellite A is 3v and speed of satellite B। तो जो सैटेलाइट की स्पीड का फार्मूला होता है जिसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये होता है √gm/r। ठीक है, अब यहां पर रेडियस पहले का कितना ले ले, ये फार्मूला होता है हमारा gm/r।
पहले वाले का रेडियस है 4r, तो यहां पर करेंगे 4r, और दूसरे स्पीड का फार्मूला लिखेंगे bv बराबर अंडर रूट gm बाई r। अब क्वेश्चन में बताना है b की स्पीड, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, gm से gm कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी 1 बाई अंडर रूट 1/4, तो ये हो गया 1/2। vb की वेलोसिटी बताना है, तो vb बराबर हो जाएगा 2, देखो ध्यान से, vb बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू va, और va दे रखा है कितनी, यहाँ पर a की है 3v, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 3v, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 6v। तो 6v थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 में थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इफ g प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब इंस्टेड ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर, देन द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट नियर अर्थ एंड रेडियस आर। देखो ध्यान से, अभी g की वैल्यू अगर 1 बाई आर क्यूब है, अगर g 1 प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब दे रखा है, तो यहाँ फोर्स जो होगा, अगर g की वैल्यू ऐसे दे रखा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 4 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब हो जाएगा। जो g की प्रोपोर्शनलिटी आएगी वही f की प्रोपोर्शनलिटी आएगी, और अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड का फार्मूला निकाला था। तो देखो ध्यान से, इसको क्या लिखेंगे, m r ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब। इसको देखो ध्यान से, m ओमेगा की जगह फिर से ऐसे लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और ये जो टाइम r है यहां पर आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा r की पावर 4, r की पावर 4, ठीक है ना। तो यहां से हमको प्रोपोर्शनलिटी टाइम की देखें, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4, तो t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 2, तो t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 2 करेक्ट आंसर सेकंड। तो सेकंड आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 में सेकंड आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। सभी को आ रहा होगा ये वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत नीट में मिलते हैं जिसमें प्रोपोर्शनलिटी जो है 1 बाई आर स्क्वायर के अलावा कोई भी दे रखा हो, चाहे वो 1 बाई आर की पावर n दिया हो या 1 अपॉन आर की पावर 3 दिया, कुछ भी दिया होगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है, द टाइम पीरियड ऑफ टी ऑफ मून ऑफ प्लेनेट मार्स m की पावर m, यहाँ पर दे रखा है मास है m इज रिलेटेड टू इट्स ऑर्बिटल रेडियस। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर दूरी बटे चल, तो 2 पाई आर बाई क्या लिखोगे, स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 2 पाई आर, और ऑर्बिटल स्पीड होती है अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाते हैं और स्क्वायर करते हैं, तो टी स्क्वायर बराबर हो गया 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर हो गया, आर का पावर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर अंडर रूट में हट के ये क्यूब हो जाएगा, तो ये आर क्यूब हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा जीएम। तो ये आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जीएम, और मास यहाँ पर जीएमएम है, तो इसको लिखेंगे, पहला आंसर करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 35 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। A satellite of mass m is placed at a distance r from the center of earth, then mechanical energy, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू बताना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इसको लिख सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, तो यहाँ पर 2r हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर बताना था, तो माइनस का जी एम एम बाई 2r, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 36 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और बातें देख लेते हैं। ये वाली एनर्जी होती है, इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का जी एम एम बाई आर। तो काइनेटिक एनर्जी को छोड़कर, यानी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी है जी एम एम बाई आर, तो ये कोई वैल्यू नहीं होती। जी एम एम बाई 2r, ये भी कोई वैल्यू नहीं, और ये वाली वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की।
पॉजिटिव में जो टोटल एनर्जी है अगर उसको पॉजिटिव में कर दें तो वही बाइंडिंग एनर्जी होती है और वही किसकी वैल्यू होती है, वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। Satellite is revolving in a circular orbit of height h from the Earth's surface, and h is very less than r. The minimum increase in its orbital velocity required so that satellite could escape from the Earth gravitational field close to. देखो भाई, अगर सैटेलाइट जो है अर्थ के बहुत नियर घूम रहा हो तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला अंडर रूट क्या होता है, जीएम बाई आर लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट जी आर, है ना। ये फार्मूला होता है जब अर्थ के बहुत नजदीक में, देखो एच क्या दे रखा है, वेरी वेरी लेस देन आर, तो इसको बोलते हैं नियर सैटेलाइट, है ना, नियर बाई सैटेलाइट। तो इसका फार्मूला अंडर रूट जी आर या अंडर रूट जी एम बाई आर होता है। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है अंडर रूट टू जी एम बाई आर, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट टू जी आर। ये फार्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का। अब बताओ, इसको जो सैटेलाइट है उसको स्केप कराना है और सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू स्केप वेलोसिटी के बराबर कर दे तो वो स्केप कर जाएगा। तो हमें कितनी एनर्जी देनी, कितनी वेलोसिटी देनी होगी, तो ये वाली वेलोसिटी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको अगर स्केप वेलोसिटी के बराबर कर दे तो वो क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा। तो कितना हमको देना है एनर्जी, तो ये एनर्जी हमको देनी है, तो देखो कैसे, यहां पर हमको बताना है स्पीड की वैल्यू ना, कितनी वेलोसिटी दे। तो हमको इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको देख लेते हैं कितना आ रहा है, स्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही चेंज होगा और इतनी ही वेलोसिटी हमको देनी होगी। तो यहां पर चेंज की वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट टू जी आर, अंडर रूट टू जी आर माइनस का अंडर रूट जी आर। तो देखो यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट जी आर बचेगा अंडर रूट टू माइनस वन, तो ये वैल्यू हमारी बचेगी। तो अंडर रूट टू माइनस वन, तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा थर्ड। अब देखो इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू लगभग 7.9, या इसको कभी कभी हम लोग 8 बोलते हैं किलोमीटर पर सेकेंड, और जो स्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस होता है 11.2। अच्छा, अगर ऐसे वैल्यू देखी जाए, अगर वैल्यू में दिया होता तो कितना देना पड़ता, तो 7 पॉइंट इसको घटा देते तो ये आ जाता हमारा, और ये कितना हो जाता है लगभग 3.3। तो कितनी वैल्यू देनी पड़ती, लगभग 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड अगर उसमें ऐड कर दें, ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर 3.3 और ऐड कर देंगे तो इसके वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। अगर फार्मूले में वैल्यू देखेंगे तो अंडर रूट जी आर रूट टू माइनस वन, अगर परसेंटेज में देखें कितने परसेंट उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तो ये वैल्यू आ जाती है 41.4%। तो 3 क्वेश्चन बनता है, ये भी सही कराते हैं 41.4%, और ये वाला वैल्यू सही कराते हैं, है ना, और ये वाली वैल्यू, तो तीनों वैल्यू आपको याद रखना है क्वेश्चन में। अगर पूछे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में कितनी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा जिससे वो स्केप कर जाए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 3.3। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज बोले कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना परसेंट कर दे कि वो स्केप कर जाए, तो 41.4%, और अगर ये फार्मूले में पूछा जाएगा तो इस तरह का आंसर आएगा। तो तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, इफ सैटेलाइट इज शिफ्टेड टूवर्ड द अर्थ। देखो सैटेलाइट जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, अगर अर्थ की तरफ सैटेलाइट आएगा, मान लो ये अर्थ है और जो सैटेलाइट था वो पहले ऐसे घूम रहा था अर्थ के चारों ओर तरफ, ठीक ना, अब वो सैटेलाइट क्या हो गया, अर्थ की तरफ आ रहा है, मतलब उसका ऑर्बिट ऐसे हो जाए, तो ऑर्बिट जो है वो छोटी हो जाएगी, यानी कि यहां से जो सेंटर से दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, सेंटर से दूरी कम हो जा रही है, और अगर दूरी कम होती है तो हमको मालूम है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, और अगर आर की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड क्या करेगा, आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा। तो 38 में सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्बिटल रेडियस। कौन सी क्वांटिटी ऑर्बिटल रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, तो देखो हमको मालूम है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये हम लोग केप्लर थर्ड लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है ना।
और ये हो गया ऐसे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बराबर क्या लिखोगे कांस्टेंट। तो इसका मतलब टी स्क्वायर अपान आर क्यूब की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो पूछा है कौन सी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, डज नॉट डिपेंड अपान द ऑर्बिटल रेडियस। तो रेडियस पे कौन नहीं डिपेंड करेगा, तो टी स्क्वायर अपान आर क्यूब की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो 39 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सब बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर से वही क्वेश्चन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ टू मेक इट escape फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है अर्थ के अबाउट घूम रहा है, उसको कितनी स्पीड दे दें, कितने परसेंट उसकी स्पीड में इंक्रीज कर दें कि वो स्केप कर जाए। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, है ना, कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है √gm/r, या इसी को हम लोग लिखते हैं √gr। और इस स्केप वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है √2gm/r। अब इसको डायरेक्ट आपको यूज ही करना है, ठीक है ना, एक बार आप देख लें उसके बाद हमेशा ऐसा यूज करेंगे। अब परसेंटेज में निकालना है, पहले चेंज निकालें डेल्टा वी। डेल्टा वी हो गया स्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये वैल्यू कितनी आई थी देखो ध्यान से, √2 GR कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और ये आया था √2 - 1, ठीक। अच्छा डेल्टा वी हमको परसेंटेज निकालना है, तो डेल्टा वी अपान बी करें, बी मतलब इनिशियल, तो ये हो जाएगा √GR, और ये ब्रैकेट में √2 - 1 डिवाइडेड बाई वी की वैल्यू हो गया √GR, ठीक है। √GR से √GR कैंसिल हो गया, परसेंटेज का साइन इधर बनाएंगे और इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 की वैल्यू 1.41 -1 इंटू 100, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 41.1%। तो करेक्ट 41.4%, 1.414, तो 41.1%, 41.4%, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो परसेंटेज में वैल्यू में 41.4% इंक्रीज करेंगे तो 3.3, और फार्मूले में तो ये फार्मूले आपको यहाँ पर, तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो हमने पूछा था, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर। तो पहले तो ऑब्जेक्ट को देख लो, ये सॉलिड स्फीयर है, सभी का मास m है, रेडियस a है, आर प्लेस विद देयर सेंटर ऑन देयर 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर बनाते हैं, और यहां पर 4 हम लगते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की रेडियस कितनी है a, और जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो b है, ये साइड है, और इसका रेडियस a है, ठीक है ना, सभी का रेडियस a है। तो क्वेश्चन में बताना है, अब देखो ध्यान से, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को बिल्कुल ध्यान देंगे। क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है, देखो ध्यान से, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ स्क्वायर वेयर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। हमको कहां पे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस स्क्वायर के किसमें है, पैरेलल में है, और उसी प्लेन में है। तो किसी एक साइड में बना लेते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हर क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपको ध्यान देना है। अब इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखनी है। तो चलो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम की लिखनी है, तो पहले बताओ यहां पर इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस पे है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m, और दूरी कितनी है, इसका रेडियस कितना है a², तो ma²। अच्छा इस वाले का भी वही होगा 2/5 ma², बोलो भाई, इसी एक्सिस पे है ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग पे ये जो है सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर पे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, आर की जगह पर ए दिया है तो ए लिखेंगे। अब चलो इस वाले का लिखें, इस वाले का तीसरी वाली बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे लिखना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे 2/5 ma², और यहां से m इंटू बी का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो प्लस यहां पर करेंगे,
2/5 ma² और प्लस कितना जोड़ेंगे m इंटू बी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह इसका भी वैल्यू लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 2/5 ma² प्लस mb²। इसके लिए पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास में निकालेंगे और प्लस m इंटू दूरी का स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू बची 2/5 4 बार है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, देखो भाई 2 2 4 2 6 2 8, तो ये 8/5 हो जाएगा हमारा ma²। और mb² 2 बार लिखा है तो ये हो जाएगा 2mb²। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/5 ma² प्लस 2mb², यानी थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बताना है। अगर ये दो बात आपको याद होगी और इस पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस ऑफ रोटेशन और कौन सी बॉडी है, इस पे ध्यान देंगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन ए टेबल, रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल। देखो सॉलिड स्फीयर, ये तो बॉडी हो गई हमारी सॉलिड स्फीयर, और हमको मालूम है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv² k² r²। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि टोटल जो एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है हाफ mv² 1 प्लस k² r²। दोनों को डिवाइड कर दिया, हाफ mv² से हाफ mv² कट गया, तो ये वैल्यू हमारी k²r, सॉलिड स्फीयर के लिए k²r² का वैल्यू 2/5 होता है, तो ये वैल्यू 2/5 अपान 1 प्लस 2/5, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 7/5, 5 कट गया 2/7, तो 2/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सेकंड आंसर इसमें 42 में सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, 42 में सेकंड आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अ वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर रिंग। देखो एक वायर था, इसको बेंड कर दिया गया, इसका लेंथ मान लो l था, इसको बेंट कर दिया गया और एक क्या बना दिया गया, रिंग, ठीक है, जिसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस, इसी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए m r² होता है। अच्छा आर की वैल्यू कैसे लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो है एल के फॉर्म में दिया है, अगर इसको इधर घुमाएंगे, इस वायर को इसमें घुमाएंगे तो एल की वैल्यू 2πr के बराबर होती है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, l/2π। तो यहां पर रख देते हैं m, और आर की जगह l/2π का स्क्वायर करेंगे तो ये l²/4π², तो ml²/4π²। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा 43 में, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 को देखिए। 3 पॉइंट मासेस m आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पॉइंट मास है, ऑब्जेक्ट पे ध्यान दे, पॉइंट मास है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस COD पासिंग थ्रू मास m एट O एंड लाइंग एट द प्लेन। तो एक्सिस हमारा COD है और इसी प्लेन में है, तो इसी लाइन के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ, ये हमारा एक्सिस है और ये तीनों पॉइंट मास है। तो पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I बराबर mr², जहां पर r जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस से। चलिए तो बताते हैं, यहां पर पहले इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, पहले वाले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाली बॉडी जो कि उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है और ये पॉइंट मास है, इसलिए इसका r की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। दूसरे वाली बॉडी A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दूरी होगी, और ये दूरी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इसको बोला गया है A, इक्विलेटर ट्रायंगल जिसका साइड A है, तो m इंटू a²। प्लस तीसरे वाली बॉडी को देखो, ये इसका मास m है और ये दूरी इसका कितना होगा, और हमको मालूम है ये अगर ये एंगल 60 हो, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये 60 होगा, तो ये वाली दूरी हमारी a/2 होगी, है ना। इससे यहां से निकालेंगे ऐसे, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये दूरी a है तो ये दूरी यहां से यहां तक कितनी होती है, ये दूरी हो जाएगी a
cos 60, a cos 60 और a cos 60 के वैल्यू cos 61/2, तो ये दूरी a बाई 2 होगी यहाँ से यहाँ तक, वही दूरी यहाँ तक होगी, तो a बाई 2 दूरी आ जाएगी, तो m a की वैल्यू a बाई 2, तो इसका स्क्वायर करना होगा, तो आंसर हो जाएगा ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर बाई 4, तो हो जाएगा 5 ma स्क्वायर बाई 4, 5 ma स्क्वायर बाई 4, तो करेक्ट आंसर थर्ड आएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। अगर कोई और ऑब्जेक्ट होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता। क्वेश्चन नंबर 45 में 3 रिंग ईच ऑफ मास m एंड रेडियस आर अरेंज एज शोन। तो यहां पर रिंग है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर रिंग है, ईच ऑफ मास m रेडियस आर अरेंज एज शोन इन द फिगर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट y एक्सिस। ये हमारा एक्सिस है, तो एक्सिस को पहचान लो, ये वाली एक्सिस हमारी y एक्सिस, मोमेंट ऑफ इसी एक्सिस पे बताना है। ये रिंग है, बताओ इस वाले रिंग पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे इस पहले वाली रिंग का, ये देखो इसके डायमीटर से ये जो लाइन है या एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके डायमीटर से पास हो रहा है, और डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग में होता है mr स्क्वायर, कैपिटल M है, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। अच्छा इस वाले का देखो ध्यान से, इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I2 लिखें तो ये इसके टेंजेंट पे जा रहा है, और रिंग के टेंजेंट में उसी प्लेन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डायमीटर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखेंगे, डायमीटर का लिखो प्लस mr स्क्वायर लिखो, तो डायमीटर का mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही आएगा 3/2 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 3 mr स्क्वायर बाई 2, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, सभी को जोड़ दो, तो ये mr स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 mr स्क्वायर बाई 2, 2 बार लिखना है, प्लस 3 mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 7 mr स्क्वायर बाई 2, तो 7/2 mr स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन में रिंग की जगह अगर स्फीयर करते, अगर यही क्वेश्चन रिंग को हटा देते, और ये आईटी में पूछा गया था, रिंग की जगह अगर स्फीयर होता तो ये फार्मूला हमारा चेंज हो जाता, तब स्फीयर में ये वाली वैल्यू हम लोग क्या लिखते, 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी लिखते, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr 7/, तब इसका हो जाता 7/5 mr स्क्वायर, और इसका भी हो जाता 7/5, तो अब टोटल हम लोग निकाल लेते, ठीक है ना। तो ये आईटी में क्वेश्चन आया था, रिंग के बजाय स्फीयर ले लिया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस आपको बॉडी देखना है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस पे निकालना है, वो एक्सिस डायमीटर के लॉन्ग जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग जा रहा है कि टेंजेंट के लॉन्ग जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। जो एक्सिस है, जो यहाँ पर एक्सिस है वो पास कहां से हो रहा है, वन एंड से, तो रॉड के वन एंड से अगर एक्सिस पास होता है यहां से, ये हमारा एक्सिस हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस है ये, और वन एंड है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्सिस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसका मास m ले लें और इसका लेंथ l हो, मास m हो, तो ये फार्मूला ml स्क्वायर बाई 3 होता है वन एंड पे, ठीक है ना। अब इसको क्या बोला गया, द सेम रॉड, अब इस रॉड को बेंड करके रिंग बना दिया गया, और डायामीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है ना। तो इस रॉड को अगर हम लोग बेंड करके रिंग बना देंगे और डायामीटर के अबाउट बताना है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश है, तो डायमीटर के अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 2, रिंग का डायमीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होता है, वैल्यू रखते हैं। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, r नहीं दिया है, तो रॉड को अगर इसको बेंड करेंगे तो l की वैल्यू 2πr, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो r बराबर क्या हो जाएगा, l/2π, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा m, और r की जगह हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 2π, 2 इंटू 2π स्क्वायर करेंगे तो 4π स्क्वायर, तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो यहां पर देखो ml स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3i के,
एम एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखो ध्यान से, एम एल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3i, यहाँ पर यहाँ रख देते हैं तो आई डैश बराबर एम एल स्क्वायर की जगह पर 3i डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 8 पाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमको क्या बताना है, आई अपान आई डैश का रेशियो। तो ये आई है, ये आई डैश है, तो आई अपान आई डैश, आई इधर ही रहते, तो 8 पाई स्क्वायर अपान 3, तो 8 पाई स्क्वायर बाई 3, तो करेक्ट आंसर पहला 46 में पहला हो जाएगा। देख लो बिल्कुल आसान सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल आसान सा नीट लेवल का जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल आसान होता है, थोड़ी सी बस आपको कुछ बातों पे ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का लिखना है और किस एक्सिस पे लिखना है, इसको याद रखना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस आर बाई सी। तो एक डिस्क है जिसका रेडियस आर और थिकनेस आर बाई 6 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर इट्स प्लेन। देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए लिखना है, इट इज मेल्टेड। अब इसको क्या कर दिया, मेल्ट करके डिस्क को फिर मेल्ट किया गया और रिकॉस्ट किया गया। रिकॉस्ट मतलब एक फिर से दूसरा बनाया गया, और रिकॉस्ट बनाने में क्या किया इसको सॉलिड स्फीयर, मतलब जो यहाँ पर सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क को मेल्ट कर दिया गया और सर्कुलर डिस्क को मेल्ट करके उसको एक सॉलिड स्फीयर बना दिया गया। तो क्वेश्चन में हमको बताना है जो सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट क्या होगा। ठीक है ना। चलिए देखें, तो यहां पर एक डिस्क है, एक डिस्क है और इसको किस में बदलना है, स्फीयर में। तो जब ऐसे कोई होता है तो इसमें इसका जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, या मास को ले लें। ठीक है ना। तो यहां पर जो डिस्क का वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब उसको किस में बदलना है, स्फीयर में। तो यहां जो वॉल्यूम था इस डिस्क का, जो वॉल्यूम होगा डिस्क का वो किसके बराबर कर दो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। चलो अब लिखते हैं यहां पर डिस्क का वॉल्यूम, तो ये हो जाता है एरिया इंटू थिकनेस। तो यहां पर एरिया दे रखा है आर बाई 6, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये रेडियस किसकी है, डिस्क की, और यहां पर थिकनेस कितना है आर बाई 6, ये वॉल्यूम हो गया। अच्छा स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई। अब ये जो आर लिख रहे हैं ये स्फीयर है, यहां पर ये आर क्यूब हो गया। ठीक है ना। चलिए अब देखें ध्यान से, यहां से पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया, 2 आया, 2 से ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आर बाई 6 है, ये 2 हो गया, 2 यहां इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर क्यूब बराबर हमारा आ गया 8 आर स्फीयर का क्यूब। तो डिस्क का जो रेडियस होगा वो 2 टाइम्स ऑफ आर स्फीयर के बराबर होगा, यानी रेडियस जो होगा डिस्क का वो 2 टाइम्स हो गया स्फीयर के। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो देखो ध्यान से, पहले किसके दे रखा है, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है। और यहां से देखो अब यहां पर क्या बोला गया, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर है। अब जो है हमको किसका निकालना है, सॉलिड स्फीयर का, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर है ना, स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, एम, और आर जो लेंगे वो किसका लेंगे, स्फीयर का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, हमें आर को बदल देना है, ये हो जाएगा 2/5 एम, और जो रेडियस है किसकी, सर्कुलर स्फीयर की, मतलब स्फीयर की, वो क्या हो जाएगी, स्फीयर की जो रेडियस हो जाएगा डिस्क के आधा हो गया, तो यहां पर r बाई 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा r बाई 2 का स्क्वायर। तो फार्मूला बना 2 बाई, ये देखो r स्क्वायर, और ये स्क्वायर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बची एम आर स्क्वायर बाई 10। ठीक है, ये आया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आई के टर्म में लिखना है, तो यहां पर आई की वैल्यू देख लो कितनी है गई, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर बराबर हो गया 2i। यहां पर देख लो ध्यान से,
एम आर स्क्वायर बाई 2 बराबर आई है, तो एम आर स्क्वायर की वैल्यू 2i हो जाएगा। तो इसकी जगह पर 2i कर देते हैं, बराबर नीचे 10 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो i/5। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, i/5। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग जो रिकॉस्ट कर रहे हैं, मतलब जो डिस्क था उसको मेल्ट करके एक क्या बना रहे हैं, स्फीयर। तो जो स्फीयर बनेगा उसका रेडियस पहले देख ले कि डिस्क के रेडियस का वो कितने टाइम से, आधा है, डबल है, क्या है। तो यहाँ पर जो डिस्क जो बना है हमारा स्फीयर, जो स्फीयर बना है उसका जो रेडियस है डिस्क के रेडियस का आधा है। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले किसके लिए लिखना है, डिस्क के लिए, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर के लिखना है यहाँ पर, कहाँ पर, डायमीटर पे। दोनों वैल्यू को कंपेयर करना था, तो आंसर आ जाएगा i/5। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में बोला गया अ थिन वायर ऑफ लेंथ l एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो। तो यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो है, लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर ये जो वायर है उसका लेंथ l है, तो इसको कैपिटल L कर देते हैं। मास पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब इसको बेंड कर दिया गया और इसको एक सर्कुलर लूप बनाया गया जिसका सेंटर O है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लूप का बताना इस एक्सिस पे, तो ये एक्सिस इसके टेंजेंट पे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है। तो देखो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई बराबर, ये रिंग हो गया, रिंग का टेंजेंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले तो इसका mr² प्लस mr² यानी 3/2 mr², ये फार्मूला होगा टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, रिंग का। अब वैल्यू रखते हैं, यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू एल, तो 3/2 m की जगह पर हो गया रो इंटू एल r²। अब आंसर जो है r को हटाना है, तो रॉड को अगर बेंट करेंगे तो l की वैल्यू 2πr हो जाएगी, तो r की वैल्यू हो जाएगी l/2π। तो इसको और लिख देते हैं, 3 रो l, r की जगह पर l स्क्वायर अपॉन 2π का वैल्यू 4π² हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 रो l³ डिवाइडेड बाई 4 और 2 8 हो गया, π²। तो 3/8 रो l³ बाई π², तो ये आ जाएगा आंसर 4। तो 48 का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, a cylindrical rod having temperature T1 and T2 at in the rate of flow of heat is Q1। तो रेट ऑफ हीट जो होता है Q1 बराबर क्या होता है, KA डेल्टा थीटा, है ना, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई लेंथ, ये फार्मूला होता है हमारा। एरिया अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा K। रॉड का सिलिकॉन रॉड है तो ये πr² हो जाएगा, डेल्टा थीटा या डेल्टा T बाई L। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² बाई L है। अब क्वेश्चन में बोला गया द लीनियर डायमेंशन आर डबल, लीनियर डायमेंशन को डबल कर देंगे तो रेडियस डबल हो जाएगी और लेंथ भी डबल हो जाएगी। तो देखो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडियस को डबल करेंगे तो 2r का स्क्वायर और लेंथ को डबल करेंगे तो 2l हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दें। तो देखो ध्यान से क्या आ गया हमारे पास, Q1/Q2 बराबर क्या आ जाएगा, ये r² है और ये l से तो l कैंसिल हो गया, ये 2r² है यानी 4r² हो जाएगा। तो 4r² यानी 2 ऊपर चला गया, 2 हो गया, और ये r² है, ये नीचे 4r² होगा, ये कट जाएगा, 2r² हो जाएगा। तो 2 चाहे ऐसे लिख सकते हैं 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2। तो हमें Q2 की वैल्यू निकालना है, तो Q2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2Q1। तो Q2 की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा Q1 का, तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। तो 49 में जो आंसर आएगा वो सेकेंड आएगा। तो Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। वैल्यू सब दे रखा है, रखना था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में बोला गया है द डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का डायमीटर दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉम। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन एट STP।
हमको फ्रैक्शन बताना है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, और इस ऑक्सीजन से कितना फ्रैक्शन है वॉल्यूम का। तो हमको मालूम है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है ये किसके बराबर होता है, वो होता है 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का 2 टाइम्स होता है वॉल्यूम, किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 2 टाइम्स होता है एटम के मॉलिक्यूल के। अब यहां से देखें इसका मॉलिक्यूल निकालते हैं, 2 वॉल्यूम जो होता है ऑक्सीजन का हो जाएगा T4/3 पाई आर क्यूब, है ना, और आर की वैल्यू 3 एंगस्ट्रॉम है, क्यूब करेंगे यहाँ पर, अभी रखेंगे आर क्यूब। ये हमारा आ गया इतना एटम, ऑक्सीजन के एटम, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। हमको मालूम है कि जो एसटीपी पे वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन 22.4 लीटर, बराबर क्या लिखते हैं 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम आता है वो कितने मॉलिक्यूल के लिए होता है, वो Na मॉलिक्यूल का आता है, Na मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना आता है, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें निकाल लें, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। ये तो हमारा वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम, ये कितना है ये, तो इसका मॉलिक्यूल पहले निकालें, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल कितने होंगे, फिर उसका क्या निकालना होगा, उसका निकालना होगा हमें वॉल्यूम। चलिए यहां से देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, तो 2 इंटू 4/3 पाई, आर की वैल्यू रख देते हैं 3 एंगस्ट्रॉम, ये डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻10, और इसको क्यूब करेंगे और इसमें Na से मल्टीप्लाई करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम के आ गए। हमको बताना है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, देखो किसके पे बताना है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन का एसटीपी पे। और ये वाला जो वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला है ये कितना आया है हमारा 2 इंटू 4/3 पाई, और इसको क्यूब करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ इसका क्या करना है, क्यूब करना है, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अवोगाद्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो इसका आंसर शायद सेकंड आ रहा है 8 इंटू 10⁻⁻4, तो सेकंड आंसर इसमें सही हो जाएगा, हाँ सेकंड ही आंसर आ रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना था, ठीक है ना। तरीका क्या था कि हमको देखो ऑक्सीजन एटम का डायमीटर दिया है और हमको क्या बताना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पहले निकाल लें, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लिया, ऑक्सीजन वॉल्यूम निकाल लिया, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे 22.4, जो कि एसटीपी वॉल्यूम होता है उससे डिवाइड करना है। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड होगा। तो ये पेपर आज जो हुआ था उसका डिस्कशन 26 से 50 तक हो चुका है, और आज का पूरा पेपर आप लोगों ने किया होगा। तो पेपर तो इजी था, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ फार्मूले बेस, और थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, ऐसे ही आगे के पेपर भी आप लोग अच्छे तरीके से देते रहिएगा। फिर अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।